नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कोशिका के बारे में, कोशिका के इतिहास के बारे में। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग बहुत ही आसान तरीके से कोशिका के बारे में और पढ़ने वाले हैं। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, कोशिका। ठीक है, तो कोशिका क्या होती है इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था। हम एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं कि कोशिका एक संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है किसी भी शरीर की। ठीक है, किसी भी जीव की एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है क्या, कोशिका। मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो पटवारी के हों, चाहे वो रीट के हों, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम उसके अंदर इसके ऊपर मतलब इस पर्टिकुलरली टॉपिक के ऊपर हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि कोशिका जो होती है उसे कितने भागों में बांटा गया है। कोशिकाओं को अगर हम बात करें, कोशिका के हिसाब से जीवों को दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक। अब ये प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, हमेशा याद रखना कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होगा। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि ऐसे जीव जहाँ पे जिनके पास केंद्रक जो है वो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। कभी अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए कि प्रोकैरियोटिक जीव है कौन सा है, अमीबा है या फिर वायरस है या फिर बैक्टीरिया है या फिर मानव है, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है, बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि उनके पास किसी तरह का कोई केंद्रक है तो सही, लेकिन वो पूरी तरह से विकसित नहीं है। प्रो का मतलब होता है पुराना। ठीक है, और कैरियो का मतलब होता है कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, कैरियन, और कैरियन का मतलब क्या होता है, केंद्रक। समझ में आ गई आपके बात कि प्रोकैरियोटिक जीव क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव वो जीव होते हैं जिनके पास केंद्रक जो है वो विकसित अवस्था में नहीं है, तो उनको हमने क्या नाम दिया, प्रोकैरियोटिक। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक के बारे में। तो यूकैरियोटिक जीव कौन से होते हैं बच्चों, यूकैरियोटिक जीव वो जीव होते हैं जिनके पास जो केंद्रक है वो बहुत ही विकसित है। ठीक है, केंद्रक को हम अपने कोशिका का दिमाग भी कह सकते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई कोशिका का दिमाग क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि भाई क्वेश्चन में ऑप्शन आपके पास आ गए कि भाई कोशिका का दिमाग क्या है, केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो आपका आंसर क्या होगा, जी बिल्कुल केंद्रक होगा। ठीक है, तो ऐसे जीव जहाँ पे क्या है, केंद्रक बहुत ज़्यादा विकसित है, तो वो कौन से जीव होंगे, यूकैरियोटिक जीव होंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि प्रोकैरियोटिक जीव कौन से हैं और यूकैरियोटिक जीव कौन से हैं। बात करें कि कोशिकाएं कितनी तरह की होती हैं, तो हम मोटा हम दो भागों में बांट सकते हैं कोशिकाओं को। एक जो है वो है पादप कोशिका और जो दूसरी है उनको हमने नाम दिया जंतु कोशिका। ठीक है, एक तो है पादप कोशिका और दूसरी कौन सी है, जंतु कोशिका। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं इसको डायग्राम के हिसाब से भी आप लोगों को समझा रही हूँ। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे कि जितनी भी पादप कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, उन पादप कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति हमेशा उपस्थित होती है। क्या उपस्थित है यहाँ पे, कोशिका भित्ति।
आप ध्यान दीजिएगा, हमारी हर एक लाइन के अंदर क्वेश्चन बन रहा है। कैसे कैसे आएगा? कोशिका भित्ति किस में उपस्थित होती है? पादप में होती है कि जंतु में होती है, दोनों में होती है या किसी में भी नहीं होती? तो हमारा आंसर क्या होगा कि जो कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति होती है वो कहाँ पे होती है? पादप कोशिकाओं में होती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है। अगर हम जंतु कोशिका के बारे में बात करें यहाँ पे, तो जंतु कोशिका जो है, जंतु कोशिका के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली होती है। यहाँ पे क्या है? सिर्फ और सिर्फ कोशिका झिल्ली। इधर क्या है? कोशिका झिल्ली, ठीक है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और यहाँ पे कोशिका भित्ति तो है ही है, लेकिन साथ में यहाँ पे कोशिका झिल्ली भी होती है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा चीज क्या हुई? कोशिका भित्ति हुई। तो कोशिका भित्ति जो है वो कहाँ पे है? पादप के अंदर है। और कोशिका झिल्ली कहाँ पे है? जंतु कोशिका के अंदर है। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि पादप कोशिका के अंदर जो झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है, वो कोशिका भित्ति से ऑलमोस्ट जुड़ी हुई होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो कोशिका झिल्ली होती है वो कैसी होती है? एकदम अलग होती है, ठीक है। तो और दूसरी बात ये कैसी होती है? थोड़ी सी मोटी होती है पादप कोशिका के अंदर, और जंतु कोशिका के अंदर कैसी होती है? थोड़ी सी पतली होती है। चलिए और आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे केंद्रक के बारे में, ये क्या है? केंद्रक, ठीक है। तो केंद्रक जो है पादप कोशिकाओं में हमेशा कहाँ पे होता है? किनारे पे होता है। पादप कोशिकाओं में केंद्रक हमेशा कहाँ पे होता है? हल्का सा शिफ्ट होता है, किनारे पे होता है। लेकिन जंतु कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक होता है वो कहाँ पे होता है? हमेशा बीच में होता है। फिर से एक क्वेश्चन बन गया। क्या क्वेश्चन बना? कि जंतु कोशिकाओं में केंद्रक कहाँ उपस्थित है? बीच में है, किनारे पे है, कह नहीं सकते, या फिर कुछ भी नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि पादप कोशिकाओं में केंद्रक जो है वो हमेशा किनारे पे होता है, और जंतु कोशिकाओं में केंद्रक कहाँ पे है? बीच में उपस्थित है। इतनी सी बात समझ में आई आपको? चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे वर्णक उपस्थित होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट, या फिर इसको हम प्लास्टिड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लास्टिड कहाँ पे उपस्थित है? हमेशा ये प्लास्टिड उपस्थित होते हैं पादप कोशिका के अंदर। जंतु कोशिका में कभी भी प्लास्टिड नहीं होते हैं, ठीक है। किसी भी जंतु कोशिका के अंदर किसी भी तरह के वर्णक नहीं पाए जाते हैं। चलिए और हम बात करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बड़ी सी रसधानी होती है। क्या होती है? रसधानी, जिसको हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल बोलते हैं। तो जो पादप कोशिकाएं हैं, पादप कोशिकाओं के अंदर एक बहुत बड़ी वैक्यूल यानी कि रसधानी उपस्थित हो सकती हैं, ठीक है, इनफैक्ट होती ही है। लेकिन जो आपकी जंतु कोशिका है, यहाँ पे छोटी छोटी सी रसधानियाँ होती हैं। कैसी होती हैं? बहुत छोटी छोटी सी रसधानियाँ होती हैं, और ये कभी कभी क्या हो जाती हैं? गायब भी हो जाती हैं। पहली बात तो हम ये कहेंगे कि जंतु कोशिकाओं में रसधानियों का होना मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी रसधानी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन पादप कोशिका में बहुत बड़ी रसधानी होती है, ताकि पादप क्या कर सके? ताकि पानी का स्टोरेज कर सके। समझ में आई बात? पानी का, या फिर खाद्य पदार्थों का, या फिर किसी भी टॉक्सिक मटेरियल का। तो किसी भी चीज़ का जो स्टोरेज करना होता है, संग्रह करना होता है, तो पादप कोशिका क्या बनाती है? पादप कोशिका इस तरह से एक वैक्यूल यानी कि रसधानी बनाती है। बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें, दोनों ही कोशिकाओं के अंदर क्या उपस्थित होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित है? माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे
एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं अंतःप्रदव्य जालिका। अंतःप्रदव्य जालिका। बच्चों, अंतःप्रदव्य जालिका हमेशा केंद्रक के पास होती है। कहाँ होती है? केंद्रक के पास होती है। अब अगर मैं बात करूं जंतु कोशिका के अंदर, यहाँ पे अंतःप्रदव्य जालिका इस तरह से बड़ी हुई होती है। ठीक है, खूब बड़ी हुई है यहाँ पे। ठीक है, और ये अगर हम बात करें कोशिका का कंकाल तंत्र बनाती है। जो अंतःप्रदव्य जालिका है ये क्या बना रही है? कोशिका का अंतःप्रदव्य जालिका। तो ये क्या बना रही है? कोशिका का कंकाल तंत्र भी बनाती है। ठीक है, साथ में यहाँ पे क्या उपस्थित हो सकता है? गोल्जी बॉडी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम पादपों के अंदर डिक्टियोसोम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे गोल्जी काय क्या उपस्थित है? गोल्जी काय उपस्थित है। ऐसा ही गोल्जी काय यहाँ पे भी उपस्थित होगा। ठीक है, जिसको हमने क्या कहा? गोल्जी काय कहा। ठीक है, ओके। अब अगर हम बात करें यहाँ पे गोल्जी काय के साथ साथ यहाँ पे अगर हम जंतु कोशिकाओं के अंदर बात करें तो जंतु कोशिकाओं के अंदर लाइसोसोम्स भी होते हैं। पादप कोशिकाओं के अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते हैं लेकिन होते हैं। यहाँ पे क्या उपस्थित है? लाइसोसोम्स भी होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या उपस्थित है? इधर की तरफ लाइसोसोम्स। ठीक है, अच्छा चलिए। अब इसके अलावा यहाँ पे राइबोसोम भी होते हैं यहाँ पे, और अगर हम बात करें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कोशिका के अंदर उपस्थित होती हैं। तो अब हम एक एक करके बारे में बात करते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जंतु और पादप कोशिकाओं में अंतर क्या क्या होंगे, तो पहली चीज़ तो ये कि पादप कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति है, इनके अंदर नहीं है। इनके अंदर जो रसधानी होगी वो बहुत बड़ी होगी, इनके अंदर रसधानियाँ कैसी होंगी? छोटी छोटी होंगी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आती है कि यहाँ पे प्लास्टिड उपस्थित है। कहाँ पे? पादप कोशिकाओं के अंदर। लेकिन जंतु कोशिकाओं में प्लास्टिड उपस्थित नहीं होते। किसके अंदर? जंतु कोशिकाओं के अंदर। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे कि इधर जंतु कोशिकाओं के अंदर सेंट्रोसोम्स उपस्थित होते हैं। क्या? सेंट्रोसोम। आगे आने वाले भागों में हम पढ़ेंगे कि सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जो कि पादप कोशिका के अंदर नहीं होते। तो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर बताया है। इसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे कोशिका के भागों के बारे में हम बात करते हैं कि कोशिका के भाग कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले पादपों से, फिर उसके बाद हम जाएंगे जंतुओं के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कोशिका भित्ति के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि पादप कोशिका के अंदर क्या उपस्थित है? कोशिका भित्ति। ठीक है, पादप कोशिका में क्या उपस्थित है? कोशिका भित्ति उपस्थित है। तो याद रखने वाली बात यहाँ पे क्या है? कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? कोशिका का आकार बनाती है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये एक यांत्रिक मजबूती प्रदान करती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे क्या चीज़ है कि ये किसी भी आघातों से रक्षा करती है, बैक्टीरिया वायरस से रक्षा करती है किसी भी पादप कोशिका की। तो अब याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि जीवाणुओं के अंदर भी कोशिका भित्ति होती है। वो बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। किसकी बनी हुई है ये? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई है। ठीक है, कवकों के अंदर, ठीक है, जितने भी कवक होते हैं, ठीक है, जितने भी कवक होते हैं उनके अंदर जो ये कोशिका भित्ति होती है ये बनी हुई होती है काइटिन की।
किसकी बनी है ये? काइटिन की। और पादपों में किसकी बनी हुई होती है ये? बच्चों याद रखना, पादपों में ये दो तरह की होती है। कौन कौन सी? एक होती है प्राथमिक और दूसरी होती है द्वितीयक। तो इसको समझने के लिए आप क्या समझोगे कि देखो, जब प्लांट यानी कि जब पौधे बहुत छोटे छोटे होते हैं तो उनको आप आसानी से मोड़ सकते हो, फिर कुछ टाइम के बाद वो पुराने हो जाते हैं तो उनको तोड़ने में, लकड़ी को तोड़ने में हमें जोड़ लगाना पड़ता है। तो जो छोटे छोटे से जो भाग हैं, जो कि जीवित भाग हैं कोशिका के, या फिर अगर मैं ये बोलूँ कि वो भाग जहाँ पे पादप जो है हमें हरा हरा दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे जो कोशिका भित्ति होगी तो वो कोशिका भित्ति हमेशा कैसी होगी? प्राथमिक बनी होगी कोशिका भित्ति, और वो हमेशा सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और जो द्वितीयक कोशिका भित्ति होती है ये बनी होती है पैक्टिन की बनी हुई होती है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे लिग्निन की बनी हुई होती है, साथ में सब्रिन की बनी हुई होती है। ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा, जो ये पैक्टिन है, ये जो पैक्टिन है ये कई बार ऐसा होता है कि प्राथमिक वाले के अंदर होता है। तो मोटा मोटा ध्यान रखने वाली बात क्या है आपकी कि प्राथमिक कोशिका भित्ति में क्या होता है? सेल्यूलोज, और द्वितीयक कोशिका भित्ति में क्या होगा? लिग्निन और सब्रिन होगा। इतनी बात समझ में आई? तो पादपों में कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, काम मैंने आपको बता दिया कि ये जितने भी, अगर हम बात करें, जितने भी पादप हैं उनको यांत्रिक आघातों से रक्षा करती है। उनकी रक्षा करती है किससे? उनकी रक्षा करती है वायरस और बैक्टीरिया के अटैक से, उनकी रक्षा करती है। या फिर अगर मैं बात करूं तो जीवाणुओं के अंदर जो कोशिका भित्ति होगी वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, कवकों के अंदर काइटिन की, और पादपों में प्राथमिक वाली बनी होती है सेलुलोज की, और द्वितीयक वाली होती है लिग्निन या सब्रिन की। अगर हम कोशिका के और अंग के बारे में बात करें तो मैं बात करूंगी लवकों के बारे में, या फिर हरित लव के बारे में, या फिर अगर मैं ये बोलूं कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो मैं बात करूंगी प्लास्टिड्स के बारे में। ठीक है, तो प्लास्टिड जो है ये 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं प्लास्टिड? 3 तरह के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। देखो, अब ये वर्णी लवक क्या है, अवर्णी क्या है और हरित लवक कौन सा है? वर्णी लवक पादपों में आप लोग रंग देखते हो, जैसे कि लाल है, ठीक है, या पीला है, या नारंगी है, मिर्ची का कलर, टमाटर का रंग, तो ये किसके द्वारा होता है? वर्णी लवकों के द्वारा होता है। अवर्णी लवकों का काम क्या होता है? संग्रह करने का। यह है लाइट में, यानी कि पौधे का वो भाग जो कि जमीन के ऊपर है, यानी कि ये वहाँ पे नहीं होते जहाँ पे लाइट आ रही होती है। ठीक है, तो वर्णी लवक का काम क्या होता है? खाद्य पदार्थों को संग्रह करने का। और हरित लवक, हरित लवक को हम क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं हरित लवक को? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो जो ये क्लोरोप्लास्ट है इसका कार्य क्या होगा? इसका कार्य होगा प्रकाश संश्लेषण का। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण का। बच्चों याद रखना कि अब इन तीनों में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या आता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसमें जो वर्णक होता है वो कौन सा होता है? याद रखने वाली बात है ये कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो वर्णक पाया जाता है वो वर्णक होता है क्लोरोफिल। कौन सा वर्णक है वो?
क्लोरोफिल वर्णक है। और ये क्लोरोफिल वर्णक की मदद से ही क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आती है कि जो केंद्रक होते हैं, जो कि ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं। इनके पास अपना खुद के राइबोसोम्स होते हैं जिससे वो प्रोटीन के निर्माण कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और कि जो आपका क्लोरोफिल है इसमें एक केंद्रीय धातु होती है। क्या होती है, केंद्रीय धातु। और वो धातु कौन सी है, मैग्नीशियम। तो जो वो केंद्रीय धातु है वो कौन सी है, मैग्नीशियम। याद रखिएगा बच्चों कि जो पादप में केंद्रीय धातु है कौन सी, हरित लवकों के अंदर जो केंद्रीय धातु है वो कौन सी है, मैग्नीशियम। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं कि केंद्रीय धातु पादपों के हरित लवकों में कौन सी होगी, तो आपका आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्लास्टिड जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। वर्णी लवक कौन से होंगे, लाल, पीला और नारंगी। अवर्णी क्या काम करेंगे, संग्रह करने का काम करेंगे। इसका काम तो हमने बताया ही नहीं आपको। इसका काम क्या होता है, जो फलों का रंग होता है, ठीक है, या फूलों का रंग होता है, तो ये जीवों को यानी कि इंसेक्ट्स को आकर्षित करने के लिए यहाँ पे वर्णी लवक होता है। अगर पौधों में जो ये फूल बनते हैं तो इनमें आकर्षण होंगे, इंसेक्ट्स आएंगे, तभी तो यहाँ पे परागण होगा, है ना। तो परागण की वजह से ही यहाँ पे इसका कलर कैसा होता है, लाल, पीला या नारंगी होता है। तो 3 तरह के लवक हमने पढ़े, वर्णी, अवर्णी और हरित लवक। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। चलिए अब हम एक कोशिका अंग के बारे में और बात करते हैं जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। अभी जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका काम क्या है बच्चों, याद रखिए कि पहली बात कि इसकी खोज किसने करी। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, आल्टमान, ठीक है, आल्टमान ने इसकी सबसे पहले खोज करी थी सन 1880 के अंदर। 1880 में आल्टमान ने इसकी खोज करी थी। साथ में इनके साथ में एक और वैज्ञानिक भी थे जिनका नाम था कोलिकर। क्या नाम था, कोलिकर। तो इन दोनों ने 1880 में इनकी खोज करी। और एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंडा। क्या नाम था, बेंडा। और इन्होंने 1898 में इसका नाम दिया क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर। आल्टमान, कोलिकर ने इसको 1880 में बनाया था और बेंडा ने इसका नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक और वैज्ञानिक आए थे, ठीक है, जिनका नाम था हुगेबाम। क्या नाम दिया, हुगेबाम। अब जो ये हुगेबाम थे इन्होंने कहा था, इन्होंने ही एग्जैक्टली 1948 के अंदर, इन्होंने 1848 में कहा था कि जो ये श्वसन होता है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, एटीपी बन रहा है, ठीक है। हुगेबाम ने क्या कहा था 1948 के अंदर कि यहाँ पे श्वसन होता है और यहाँ पे ही एटीपी बनते हैं। तो बच्चों याद रखना इसकी जो संरचना है वो इस तरह से होती है और इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। और यहाँ पे छोटी छोटी सी संरचना और होती हैं जिनको हम बोलते हैं ऑक्सीसोम। क्या बोलते हैं,
ऑक्सीसोम्स, ठीक है। और इन्हीं ऑक्सीसोम में निर्माण होता है एटीपी का, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होते हैं, क्रिस्टी में क्या होते हैं, ऑक्सीसोम, और ऑक्सीसोम से किसका निर्माण होता है, एटीपी का। और इसीलिए इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका का शक्ति गृह। पूछा जा सकता है ये आपसे कि कोशिका का शक्ति गृह कौन सा होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, कोशिका का शक्ति गृह क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे क्रिस्टी होते हैं, क्रिस्टी में ऑक्सीसोम्स होते हैं जहाँ पे एटीपी बनते हैं। और एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और यही क्या होती है, हमारे शरीर की ऊर्जा होती है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा कि और हमारे आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम कोशिका के और भागों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। जहाँ पे हम बात करेंगे केंद्रक, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडी, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।